सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ सोल लैंड सीजन 2। और आज के इस वीडियो में यू हो और मिस टांग वुडोंग अपने सीक्रेट काम को अंजाम देने के लिए जाने वाले हैं। बट इससे पहले कहानी में अब तक हुआ क्या है उसे थोड़ा जान लेते हैं। सो गाइस, अब तक की कहानी में हुआ ये कि यू हो अपनी पूरी टीम के साथ सीधा शू तियानरान के रॉयल पैलेस के ऊपर हमला कर देता है। इस दौरान यहाँ पे जो उनकी जो रॉयल लीजन की जो पूरी आर्मी थी ना, वो लोग भी हमला करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इनमें जिसे इनसे सबसे ज्यादा खतरा था वो था सन एंड मून डिवाइन नीडल वाला वो जो आर्टिफैक्ट था, उससे इन्हें एक दूसरे को बचाना था। बस फिर क्या, पूरी टीम काम में लग जाती है और यहाँ पे यू हाउ फाइनली इन सब के छक्के छुड़ा देता है और इन लोगों को दुम दबा के भागने की नौबत पड़ जाती है। और बस ऐसे ही सारे काम को अंजाम देने के बाद यू हाउ अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मुझे और वूटांग को एक खास मिशन पे जाना है। और बस यही से गाइस आगे की स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है। अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि फाइनली आज के दिन सोल लैंड 2 ने अपने कम्प्लीटली 3 साल पूरे कर लिए हैं और सीजन 2 का ये सफर सच में बहुत ही कमाल का रहा है। आई नो सीजन 1 जैसा तो ये नहीं रहा है, लेकिन इसकी भी अलग ही कहानी रही है एंड आई होप कि तुम लोग को अब तक की जर्नी में बहुत मजा आ रहा होगा। तो कमेंट करके अपना बेस्ट मोमेंट या बेस्ट एपिसोड जरूर बताना। सो कांग्रेचुलेशन टू एवरी सोल लैंड फैन जिन्होंने की यार सोल लैंड 2 की जर्नी को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाया है। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम सबसे पहले शू तियानरान को देख पाते हैं जहाँ पर वो गुस्से के साथ तल मिला रहा था और यहाँ पर अपने लोगों पे गुस्सा उतारते हुए कहने लगता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अब यहाँ पर वो इतना ज्यादा गुस्से में था ना कि वो यहाँ वहाँ अपने हाथ पैरों को पटक रहा था, जिसके चलते यहाँ पे उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं और बताने लगते हैं कि प्लीज योर मैजेस्टी अपना ख्याल रखिए, इस वक्त आपसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, तो प्लीज खुद को चोट मत पहुंचाइए। यहाँ पे शू तियानरान का खून की उल्टियां हो रही थी, इसी के चलते ये बंदा और ज्यादा उसकी हेल्थ को लेकर कंसर्न था। यहाँ पे शू तियानरान कहने लगता है कि अगर उस वक्त मैं अपनी समझदारी ना दिखाता तो आज मेरी जान चली जाती। वो मैं ही था जिसने की सही वक्त रहते ही द डुअल माउथ गार्ड जो कि एक लेवल 9 का डिफेंसिव टूल है उसे एक्टिवेट कर दिया। मुझे डर है अगर मेरे पास ये ना होता तो शायद मैं मुश्किल से भी वहाँ से बच नहीं पाता। अब तभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में वो पूछने लगता है कि बताओ आखिर यंग प्रिंस कैसा है, जिसपे वो मिनिस्टर बताने लगता है कि चिंता मत कीजिए, जो हमारा ईस्ट पैलेस का एरिया है उसे असल में इटर्नल स्टार जेट के द्वारा गार्ड किया गया है। इसी के साथ हमें ईस्ट पैलेस का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने वाकई में जो स्टार जेट है उसका यूज करके युनहान को प्रोटेक्ट किया है। साथ ही वो बंदा बताने लगता है कि जो रॉयल आर्मी है वो भी अब मिंगडो में वापस आ चुकी है, जिसका मतलब अब कोई भी इनके रहते हमारा बाल तक बांका नहीं कर सकता। और आज जो हुआ है ना, आज के बाद दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन मिंगडो सिटी के अंदर नहीं आ सकती और ना ही कोई हमला कर सकता है। अब यहाँ पे जो शू तियानरान है इसका दिमाग चलता है और वो कैलकुलेट करते हुए बताने लगता है कि एक चीज नोटिस की तुम लोगों ने कि जो भी इस अटैक के पीछे मास्टरमाइंड रहा होगा ना, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेटली काम करता है, क्योंकि जब यहाँ से हमारी रॉयल आर्मी चली गई तभी इन लोगों ने हमला किया और जिसका तो बस एक ही मतलब हो सकता है। यहाँ पे वो हैरानी के साथ कहता है कि हमारे बीच या तो कोई स्पाई है या फिर हमारे बीच कोई गद्दार है जो कि उनके लिए काम कर रहा है। तभी यहाँ पे ये सुनकर सबके सब उसके सामने झुक जाते हैं और वो जो मिनिस्टर है वो बताने लगता है कि शायद आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, लेकिन हमारी रॉयल आर्मी को वापस आने में और हमला करने में कुछ ही घंटों का बस फर्क रहा है। और अगर हम तियानहाई सिटी और मिंगडो सिटी इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे देखकर भी अगर कुछ फैसला करें तो भी जो मोस्ट एडवांस सोल आइलैंड कम्युनिकेटर है वो भी इतनी जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर हमारे बीच वाकई में कोई स्पाई है भी तो भी वो इतनी जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। हाँ यार, इतने बड़े बड़े तुम लोग मशीनें बना रहे हो, तुम्हारे पास एक टेलीफोन नहीं है, हद है। लेकिन यहाँ पे गाइस फिकर वाली बात तो ये थी कि शू तियानरान का दिमाग अब खिसक चुका था, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसने जो भी फैसला लिया था अपने मिनिस्टर के साथ बीच में रह के लिया था और अब वो इसी बात में लग जाता है कि आखिर इनमें ऐसा कौन बंदा था जो कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। लेकिन मिनिस्टर बताने लगते हैं कि जितने भी टॉप हेडेड है ना, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। अभी यहाँ पे इन लोगों की बातचीत चल ही रही थी, तभी यहाँ पे ये यूलिन आ जाता है और आते साथ ही कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे मिनिस्टर ने वही किया जो कि उस वक्त नेसेसरी था, लेकिन जो फाइट हम लड़के आए हैं ना उसे इसकी ट्रू आइडेंटिटी का तो पता नहीं चला, लेकिन हाँ ये जरूर पता चल चुका है कि ये लोग कोई आम इंसान नहीं है और इनके जो टीम मेंबर्स है एक से बढ़कर एक धुरंधर है। साथ ही इनके जो सोल टूल्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे हैं और टोटल मिला के इनकी तादाद 10 लीडर्स की थी। टॉप से लेकर बॉटम के जितने भी लोग थे ना वो सब के सब बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इवन की टाइटल दालू को भी ये लोग टक्कर दे सकते हैं, पर जिस पर्सन से मैं फाइट करके आया हूँ वो कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ एक सुपर दालू के इक्वल है। अभी यहाँ पे मिनिस्टर कहने लगता है कि इतनी पावरफुल फोर्स है, ऐसा तो नामुमकिन है कि वो लोग यहाँ पर आए और बिना कोई सुराग छोड़ के ऐसे ही चले गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि इन लोगों ने कोई एडवांस टाइप का सोल टूल डेवलप कर लिया होगा, जिससे ये लोग खुद की सोल पावर के अलावा अपनी ऑरा सबको कंसील कर सकते हैं, जैसे कि ये लोग यहाँ से गायब हो गए हों। तभी यहाँ पे ये यूलिन कहने लगता है कि इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर ये लोग हैं कौन और कहाँ से आए हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग ओरिजिनली जो 3 किंगडम्स है ना डाउलू कॉन्टिनेंट के, वहीं से बिलोंग करते होंगे। शायद इन तीनों ने ही आपस में अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया होगा, एक ऐसी टीम को तैयार किया होगा जो कि इनका ट्रम्प कार्ड है और जैसे कि इन लोगों ने बहुत ही चालाकी और समझदारी के साथ हमारे अगेंस्ट यूज किया। अब ये सुनकर तो शू तियानरान सोच में पड़ जाता है, पर तभी एक आवाज आती है और वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेथ डाउलू है वो अपीयर हो जाती है और उसके आते साथ ही माहौल बिल्कुल
एकदम पैनिक वाला हो जाता है। सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। अब शू तियानरान उसे देखकर कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जिस पे वो बताने लगती है कि जरूरी नहीं कि ऐसी पावर को पोजेस करने वाला बंदा 3 किंगडम से ही बिलोंग करे। योर मैजेस्टी, शायद आप भूल रहे हैं कि एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। ये सुनकर भाई शू तियानरान के दिमाग में ना बिजली दौड़ जाती है और वो यहाँ पर गुस्से के साथ कहने लगता है कि हाँ, श्रेक एकेडमी। अब तभी डेथ डाब्ल्यू बताने लगती है कि हाँ, वहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसे कि मैं जानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो परफेक्टली इन सारी चीजों को जस्टिफाई कर सकता है। उसके पास दिमाग भी है, स्ट्रेंथ भी है और काबिलियत भी। एक ऐसा असैसिन जिसके पास टॉप नॉच ब्रेन के साथ स्टील की एबिलिटीज है। बस फिर क्या, इतना बताना ही था कि यहाँ पे शू तियानरान के ऐसे खून में आग लग जाती है और वो कहने लगता है हु यू हाउ, तो ये तुम हो। तभी यहाँ पे ये यूलिन कहने लगता है कि क्या हु यू हाउ, वो तो असल में अल्टीमेट वेपन मार्शल सोल का ओनर है ना। उसने तो इससे पहले भी हमारे रास्ते में न जाने कितनी बार अड़चने डालने की कोशिश की है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया जो कुछ भी अब तक होता आ रहा है, अगर मैं इसके साथ तुलना करूँ ना तो हर एक जगह पर ये बिल्कुल परफेक्टली जस्टिफाई कर पा रहा है खुद को। और इसी ने शायद वो सारे हमले करवाए होंगे जिससे हमारी नेशनल ट्रेजरी को इतना बड़ा झटका लगा है। सच में बहुत ज्यादा दिमाग वाला है ये लड़का। इसने खुद को कितने अच्छे से छुपा लिया, हमारा तो शक भी नहीं जाता अगर यहाँ पे डेथ डाब्ल्यू उसे मेंशन ही ना करती। तभी यहाँ पे डेथ डाब्ल्यू बताने लगती है कि एक टाइटल डाब्ल्यू, वो भी अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट के साथ। सच में ये तो फिर बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया ना, और आगे चलकर ये इस किंगडम के लिए एक ऐसा खतरा भी बन जाएगा जिससे कि अगर आज हमने वक्त रहते दूर नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे हम। और योर मैजेस्टी, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको सुकून की नींद हासिल हो तो इससे जल्द से जल्द निपटाना ही होगा, वरना हम चाहे जितनी प्लानिंग कर ले ये इसमें दखल देने के लिए जरूर आएगा। और मेरे ख्याल से आपको एम्प्रेस को ना ऑर्डर देना चाहिए ताकि वो सीधा जाकर श्रेक सिटी के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि यही सबसे आसान और सबसे सही तरीका है। क्योंकि एक बार अगर हमने उन पर डायरेक्ट हमला कर दिया ना तो इनके जितने भी ट्रम्प कार्ड्स जो कि इन्होंने छुपा के रखे होंगे वो सब कुछ एक ही बार में हमारे सामने आ जाएंगे। जिसमें यहाँ पे मिनिस्टर कहने लगता है कि पर मेरे ख्याल से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त श्रेक एकेडमी के साथ हमारी कोई भी डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है और जब तक ये फॉर्मली कोई कंफर्मेशन नहीं होता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये सुनकर डेथ डाब्ल्यू बताने लगती है कि चाहे जो हो जाए, आज नहीं तो कल श्रेक एकेडमी इस वॉर में ज्वाइन जरूर होगी। अब हिज मैजेस्टी सब कुछ आप पे है, क्या आप तब तक इंतजार करोगे ताकि आप अपने अंदर ही एक शेर के बच्चे को पाल पोस के बड़ा करो ताकि वो आगे चलकर बार बार आपके लिए मुसीबत क्रिएट करते रहे और आप चुपचाप देखते रहो, या फिर आप उसे अभी के अभी मसल डालो। अब ये सुनकर ये यूलिन कहने लगता है कि माफ करना कि बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भी भले ही श्रेक एकेडमी कहीं ना कहीं 3 किंगडम से लिंक्ड हो, लेकिन फिर भी हम ऐसे डायरेक्टली उन्हें अप्रोच नहीं कर सकते। हालांकि द 3 ग्रेट एम्पायर ने काउंटलेस स्ट्रॉन्ग मैन्स को प्रोड्यूस किया है, लेकिन फिर भी ऐसे डायरेक्टली अप्रोच करना ये सही फैसला नहीं है। हमें इस वक्त फोकस इस बात पे करना चाहिए कि जल्द से जल्द हम लोग यॉन दोलू कॉन्टिनेंट को हथिया ले, और एक बार हमने इसे अपने कब्जे में ले लिया ना तो 3 ग्रेट एम्पायर्स को तो छोड़ो, जो श्रेक एकेडमी है वो भी एक रूटलेस स्टॉर्म बन के रह जाएगा। यहाँ पे मिनिस्टर भी कहने लगता है कि हाँ, अगर हमने ऐसा किया ना और डायरेक्ट अप्रोच किया तो जो श्रेक की क्रेजी काउंटर अटैक है वो भी ट्रिगर हो जाएगी। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि श्रेक एकेडमी का जो इन्फ्लुएंस है वो किस हद तक है। अब तभी यहाँ पे जो डेथ डाब्ल्यू है वो कहने लगते हैं कि ठीक है फिर देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम लोगों के ऊपर है। तुम्हें अगर इंतजार करना है तो इंतजार करते रहो कि कब हुआ यू हाउ यहाँ पे आए और हिज मैजेस्टी को ऐसे थ्रेटन करके चला जाए। लेकिन मेरी बात भी जान लो, अब मैं दोबारा उससे डील नहीं कर सकती जब तक कि एम्परर, खुद एम्पर्स और यहाँ तक कि ये लोग वॉर गार्ड की जो ट्रेमेंडियस पावर है उसको यूज नहीं करते, तब तक मैं किसी का साथ नहीं देने वाली। अगर तुम लोग श्रेक सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। ये कहते हुए वो अपने ऑरा को रिलीज करती है और कहने लगती है कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो, तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है वो है श्रेक एकेडमी। अब तभी यहाँ पर अचानक से बिजलियां कड़कने लगती है और एक आवाज आती है जो कि सीधा डेथ डाब्ल्यू के जैसे कानों को भेद रही थी और वो उससे कहने लगता है कि तमीज से बात करो, भूलो मत कि तुम इस वक्त योर मैजेस्टी के सामने हो। अब तभी यहाँ पर कॉन्ग डेविंग नाम का एक बंदा अपीयर हो जाता है जिसे कि फादर ऑफ सोल टूल्स कहा जाता है, और उसके देखते साथ ही ना सबके सब ऑटोमेटिकली उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं और सभी लोग उसके बारे में बात करते हैं कि ये तो कॉन्ग डाइमिंग है जो कि एक रॉयल है और साथ ही इन्हें तो फादर ऑफ सोल टूल्स भी कहा जाता है। अब तभी यहाँ पर उसकी बातें सुनकर डेथ डाब्ल्यू कहने लगती है कि क्या हुआ कॉन्ग डेविंग, क्या तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो क्यों ना दो हाथ हो जाए। तो ये कहते हुए दोनों ही अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और तभी कॉन्ग डेविंग बताने लगता है कि जो कुछ भी अभी यहाँ पर भाई शांग और गोंग फेंग ने बताया है उसका एक सेंस बनता है, लेकिन तुम जो कह रही हो इसका कोई सेंस नहीं बनता। और इस वक्त सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम पूरे के पूरे नेशन को एक करें। तो जल्द से जल्द जाकर एम्परर और जो गॉड ऑफ वॉर है हमें इन्हें नोटिफाई करना होगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जो कि एक के बाद एक कतार में लगी हुई हैं और उन्हें अंजाम देना है। और वैसे भी वो इस कंट्री के मिलिट्री विजडम के पहले फर्स्ट पर्सन है। साथ ही हमें एम्प्रेस की राय भी लेनी होगी, और अगर एम्प्रेस भी यही सोचती है ना कि हमें श्रेक एकेडमी के ऊपर काउंटर अटैक करना चाहिए तो फिर योर मैजेस्टी आप अपना माइंड बना सकते हैं, लेकिन ऐसे अंधाधुंध उनके ऊपर जाके हमला करना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। साथ ही हमें क्वीन से भी पूछना
सोचना होगा, वैसे भी वो फ्रंट लाइन में सब कुछ डील करती हुई आ रही है। अब ये सुनकर शु तियानरन कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल वो इस मामले में एक्सपर्ट है और उसे पता है कि कब क्या करना है और उसका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। तभी यहाँ पे जो कॉन्ग दाइमिन है वो बताने लगता है कि योर मैजेस्टी, मैं बस यहाँ पे एक और मुद्दा है जिस पर मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ध्यान दें। असल में जो हमारा ओपोनेंट है उसके पास स्पेस कैपेबिलिटीज भी मौजूद हैं, जो कि सैकड़ों ऐसे कैनन्स को भी लोड कर सकता है जो कि यहाँ पर हमारे आधी सिटीज को भी तबाह कर सकता है। और अगर मुमकिन हुआ तो हमें सबसे पहले इसकी इस एबिलिटी का कुछ करना होगा। और जैसा कि अब तक बताया जा रहा है, अगर वो वाकई में वही पर्सन है तो इसका इलाज तो करना ही होगा। इस दौरान हम यहाँ पे जूजी को देख पाते हैं, जहाँ उसके पास एम्परर का फरमान पहुंच आता है, जहाँ पर वो ऑलरेडी मिलिट्री टैक्टिक्स पे काम कर रही थी। तभी यहाँ एक बंदा आकर शु तियानरन का सारा मैसेज उसे दे देता है। अब यहाँ पे वो कहने लगती है कि ठीक है मैं समझ गई, और साथ ही वो बताने लगता है कि एम्परर ने ये कहा है कि आपको जो सही लगे आप वो कर सकती हो, पर कुछ भी कहने से पहले अपनी राय जरूर देना। अब यहाँ पे जूसी कहने लगती है कि ठीक है मैं सोच समझ कर ही कोई जवाब दूंगी। अब यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पर वो अपने बाकी साथियों के साथ बात कर रही थी। और गाइस ये वही 9 सोल मेंटोर्स है जिन पर की मिस जूसी बहुत ज्यादा यकीन करती है और इनसे सजेशन मांगती है कि आखिर तुम लोगों का इस बारे में क्या राय है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए योर मैजेस्टी, सबसे पहले हमें इस खबर को यहीं पे दबाना होगा, किसी और को कानो कान भी इसके बारे में भनक नहीं लगना चाहिए। जिस पे जूसी कहने लगती है कि मेरे मुंह से निकला और तुम्हारे कान तक गया, बस यहीं तक समझो। तभी यहाँ दूसरा बंदा कहने लगता है कि ठीक है फिर इस वक्त मेरा यही सजेशन है कि हम यहाँ से रिट्रीट नहीं कर सकते, हमें पूरे के पूरे तियानहुन एम्पायर को 10 दिन के अंदर ही ऑक्यूपाई करना होगा। और जब ये सब हम काम करेंगे तो हमारी आर्मी जो कि बिल्कुल अपने मोमेंटम के पीक पे होगी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ अटैक कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हम अटैक करेंगे हमारा वही बेस्ट मोमेंट होगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो हम बहुत ही जल्द पूरे के पूरे एम्पायर को अपना बना लेंगे, जिसका मतलब हमारे पास टाइम बच जाएगा और हम यहाँ से सीधा वापस भी लौट सकते हैं। अब यहाँ पे मिस जूसी जो कि इन सभी के प्लान को सोचते हुए मैप में देख रही थी कि आखिर कब और कहाँ इन्हें हमला करना है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि जब तक हिज मैजेस्टी को रॉयल सोल गार्ड्स गार्ड कर रहे हैं तब तक इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिंगदू को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। यानी कि मिंगदू सिटी बिल्कुल ठीक है। हमें भूलना नहीं चाहिए इससे पहले जो हमला हुआ था वो बस इसी वजह से हो पाया था क्योंकि तब यहाँ पर हमारी अल्टीमेट आर्मी नहीं थी और अब माहौल बिल्कुल बदल चुका है। तब यहाँ पर जो सोल मास्टर जो कि घुसपैठ करके हमला करके गए हैं उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन जो इन्होंने तबाही मचाई वो हमारे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। लेकिन अब बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है क्योंकि यहाँ पर हमारी आर्मी आ चुकी है और अगर इस बार इन लोगों ने ऐसी कोई हरकत की तो हमारी आर्मी फिर होल्ड नहीं करेगी, फिर वो हमला करेगी। अभी यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि और यही चीज तो हम होने नहीं दे सकते क्योंकि जो सोल्जर्स हैं और उनके साथ जो सिविलियंस हैं जो कि वहाँ रहते हैं, साथ ही जो उनके बाकी के मेंबर्स हैं जो कि अब्रॉड रहते हैं, वो लोग कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई ऐसे दिन दहाड़े आकर उनके सिटी के ऊपर हमला करके चला जाता है। अब यहाँ पे जो बाकी के एल्डर्स थे ना वो लोग यही कह रहे थे कि उम्मीद करते हैं कि आप जो भी फैसला लोगे योर मैजेस्टी आपको समझेंगे और चाहे हम जो फैसला लें हमें जल्द से जल्द लेना होगा क्योंकि 1 सेकंड की भी देरी बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। हमारी पूरी टैक्टिक्स तैयार है, बस आपके फरमान की देरी है और एक बार आप अपना डिसीजन बना ले तो फिर हम आगे चलकर इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तभी बाकी लोग कहने लगते हैं कि पर अब हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अगर हम एक छोटी बड़ी डिटेल को चेंज करते फिरे ना तो इससे जो जनरल जो कि फील्ड में मौजूद होगा उसके लिए कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर ना जो मिस जूसी है वो यहाँ पर जो स्टारलू एम्पायर है उसके ऊपर अपना निशाना लगाती है और कहती है कि जैसा कि अब तक की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से स्टारलू के ऊपर हमला करना ही सबसे वाइस्ट चॉइस है। साथ ही हर 50,000 ट्रूप्स के साथ हमें एक सोल टूल की पोजीशन को भी असाइन करना है, जिसके बाद उन्हें 6 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ हमें स्प्लिट करना है ताकि इन्हें बैकअप मिलने का मौका ही ना मिल पाए। अब यहाँ पर वो पूरी तैयारी कर लेती है और अपनी पावरफुल बैकअप फोर्स को भी प्रिपेयर करते हुए कहने लगती है कि जो मिलियन मैन आर्मी है जैसे कि व्हाइट टाइगर ड्यूक लीड करता है, जब वो हमारी ये ताकत देखेगा ना तो उसकी भी हिम्मत नहीं होगी हमारे खिलाफ जाने की। साथ ही हमारी जो पोजीशन है वो श्रेक के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी वो यहाँ आने से रोके रहेगी। अब पूरा प्लान बनके तैयार हो चुका था। तभी मिस जूसी अपने लोगों को बताती है कि आप सभी के सपोर्ट के लिए शुक्रिया, लेकिन ये खबर अब बाहर नहीं जानी चाहिए, मैं खुद अपना डिसीजन लूंगी। अब ये लोग यहाँ से जाने तो लगते हैं लेकिन मिस जूसी अच्छे से जानती है कि शु तियानरन कोई बेवकूफ नहीं है और वो फ्रंट लाइन में मुझे कंट्रोल ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। पर ऐसा लग रहा है कि मेरी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सटीक जा रही है। अब तभी यहाँ पर वो सारे डिवीजन रैंक और उसके ऊपर के जितने भी कमांडर्स होते हैं ना उन सभी को अपने यहाँ टेंट के अंदर बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस टांग टांग और यू हाओ ये लोग उसी वैली के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि इन लोगों को ब्लू सिल्वर एम्पर के होने के निशान मिले थे और जैसा कि कहा यही जा रहा है कि वो शायद इसी वैली में रहता है। यहाँ पे अब ये लोग बिना किसी देरी के सीधा उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। इस दौरान रास्ते में इन्हें टेंटिकल जैसी चीज नजर आती है जो कि चारों ओर से इन्हें घेरने लगती है, जो देखकर यू हाओ टांग टांग को सबसे पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक साथ ये टेंटिकल जैसे इनके ऊपर हमला कर देते हैं ना, यू हाओ कहने लगता है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अब इस दौरान ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और यहाँ इन टेंटिकल से अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, जहाँ मिस टांग टांग घोस्ट शैडो रिफ्लेक्सिंग ट्रैक का यूज करते हुए इन सभी से बचने की कोशिश करती है। अब जिन टेंटिकल से इनके ऊपर हमला हुए थे ना, देखने में वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी
ऑक्टोपस के बड़े बड़े टेंटिकल्स हो और तभी अचानक से इनके अंदर से पर्पल कलर का फॉग निकलने लगता है। तभी यहाँ पर ये सारे अटैक जैसे यूहाओ की तरफ आते हैं, यूहाओ इमीडिएटली अपने मिस्टीरियस जेड हैंड का यूज करता है और यहाँ पे मिस्ट के अंदर से जो नुकीली चीजें आ रही थी उस सभी को वो तोड़ के रख देता है। तभी यहाँ पे यूहाओ अपने हाथ को मूव करते हुए डेस्टिनी एडजक्शन लक का यूज करता है और जैसे ऊपर की तरफ वही अटैक करता है तो उसके चुटकी बजाते साथ यहाँ पर जितने भी ये टेंटिकल्स थे उनके ऊपर एक गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होती है, जिससे सारे के सारे टेंटिकल जैसे डिसॉल्व होने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि ये लोग अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगे हैं। तभी मिस टांगो टोंग जिसने की खुद को बचा लिया था वो यहाँ पे जैसे ये नजारा देखती है तो वो कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। तभी यहाँ यूहाओ कहने लगता है कि सीनियर, आखिर आप बाहर आकर हमसे क्यों नहीं मिलते? मैं यहाँ पर आपको कोई चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही ऐसा कोई इरादा रखता हूँ। जिसपे यहाँ पे जैसे ही फॉग हटता है तो यहाँ पर हम एक जाइंट से पेड़ को देख पाते हैं जहाँ पे फाइनली हमें फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लू सिल्वर एम्पायर को दिखाया जाता है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम लोग मुझसे मिलने किस चीज के लिए आए हो? यूहाओ बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में कहने लगता है कि असल में मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है जैसे कि मुझे बचाना है और उसकी मार्शल सोल असल में ब्लू सिल्वर ग्रास है, लेकिन जब वो एक बार इविल सोल मास्टर के द्वारा इफेक्ट हो गई ना तो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, इतनी ज्यादा कि अब उसे हील कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या आप उसे हील करने के लिए श्रेक सिटी आ सकते हैं? तभी यहाँ पे ब्लू सिल्वर एम्पायर कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और मैं तुमसे फील कर पा रहा हूँ कि मुझे तुमसे जान का खतरा हो सकता है। तुम इतना ज्यादा ताकतवर हो कि तुम अकेले मेरी हड्डी पसली एक करके ना मेरी टहनियों तक को ना छोड़ो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने ताकतवर होने के बाद मेरी परमिशन की डिमांड क्यों कर रहे हो? तुम चाहो तो जबरदस्ती भी ये काम कर सकते हो ना। जिसपे युवा कहने लगता है कि मैं वो पर्सन हूँ जिसने की स्पिरिट सोल सिस्टम की नींव रखी, मैं उनका फाउंडर हूँ जिसके जरिए से जो डाइंग सोल बीस्ट होते हैं मैं उन्हें अपना पार्टनर बनाता हूँ, जिसके जरिए से वो लोग मेरी सोल का हिस्सा बनकर सालों साल जीते रहते हैं। ये कहते वो यहाँ अपने पास से स्टार एनीस ग्रास को बाहर निकालता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट और मेरा फेवरेट है। यहाँ पे युवा बताने लगता है कि जब से मैंने ये काम शुरू किया है तब मैंने कसम खाई थी कि जब तक बात जान तक ना आ जाए, जब तक बात सेल्फ डिफेंस तक का ना हो, तब तक मैं किसी सोल बीस्ट की जान नहीं लूंगा और इसीलिए मैं बस यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। अब यहाँ पे ब्लू सिल्वर एम्परर उसकी ये बात सुनकर कहने लगता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि तुम हम सोल बीस्ट के बारे में इतना ज्यादा सोचते हो, लेकिन ब्लू सिल्वर ग्रास क्लैन का एम्परर होने के नाते मुझे मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करना ही होगा और ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त को बचाने के लिए अपनी ओरिजिन को एक्सपेंड नहीं कर सकता। अब तभी यूहाओ यहाँ पर अपनी पावर के जरिए से देख लेता है कि यहाँ पे ये जो ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास है ना, इसका जो लाइफ स्पैन है ये बहुत हद तक कम हो चुका है, ऑलमोस्ट ये मौत के मुंह तक पहुंच चुका है। तो यूहाओ उससे कहने लगता है कि सीनियर, आपकी लाइफ स्पैन खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है, आपकी कल्टीवेशन 1,90,000 साल के ऊपर है, लेकिन आपकी जो बॉडी है ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो 2 लाख साल वाली जो हेवनली ट्राइब्यूशन है उस तक को सर्वाइव कर जाए। ये कहकर यूहाओ लंबी सांस लेता और कहता है कि आपने मेरे दोस्त की जान बचाने से मना कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मदद करना चाहते हो पर आपकी भी कुछ मुश्किलें हैं जिसके चलते करना नहीं चाहते। तो बताइए, क्या आप अपने अंतिम दिनों में पहुंच गए हैं इसीलिए मेरी दोस्त की मदद नहीं करना चाहते? और अगर मैं गलत नहीं तो आप अपने क्लैन यानी कि ब्लू सिल्वर ग्रास क्लैन के लिए एक नया सक्सेसर भी ढूंढ रहे हैं, है ना? जिसमें वो हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि मैं कभी भी एक प्योर ब्लडेड ब्लू सिल्वर एम्परर नहीं था, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले जो मुझसे पहले ब्लू सिल्वर एम्परर था वो पूरी तरीके से शैटर्ड होकर व्हाइट में डिसअपीयर हो गया और रॉयल ब्लड लाइन का एक कोलैटरल मेंबर होने के नाते मुझे ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस मिल ही गई और मुझे वो टाइटल भी मिल गया। लेकिन मेरी जो इम्प्योर ब्लड लाइन है इसके एबिलिटीज के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी एबिलिटीज लिमिटेड है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले 10,000 साल तक ना तो मैं अपने क्लैन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ना ही मैं उस हेवनली ट्राइब्यूशन को पास कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिस जूसी अपने लोगों से कहने लगती है कि 10 दिनों के अंदर अंदर हमारी टीम को अच्छा खासा रेस्ट मिल जाएगा, जिसके बाद इनका मोरल भी हाई होगा, जिसका मतलब ये है ये परफेक्ट टाइम है हमला करने के लिए। अब यहाँ पर वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ इन सभी ग्रुप के जो कमांडर है इन सभी को ऑर्डर देती है और कहती है कि तुम लोगों को श्रेक सिटी की ओर जाना है, वहाँ पर तुम लोग कैंप लगाओगे और हमारा जो सपोर्टिंग फॉर्मेशन है इसको तुम लोग बैकअप दोगे। इसी के साथ वो शिया चेन शुआन जो कि इविल आई टायरेंट सोल ग्रुप का नया कमांडर है, साथ ही यहाँ पर जो टैरो क्लास सोल इंजीनियर लीजन का नया कमांडर लियाओ मेंगाई, इन दोनों को ऑर्डर देती है और ये दोनों ही अपने कोऑर्डिनेशन के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे और सबसे आगे यही लोग होंगे और यही लोग जाकर सबसे पहले वहाँ पे अपना कैंप लगाएंगे और इनको सबसे इम्पोर्टेंट टास्क भी दिया जाता है कि जो सोल डूल पोजीशन है ये लोग उससे एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला फैसला ये था कि यहाँ पे मिस जूसी अनाउंस करती है कि वहाँ पर जाकर तुम्हें इमीडिएटली श्रेक सिटी के ऊपर हमला करना है। ये सुनकर तो इवन के उसके अपने लोग भी थोड़े से हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ स्टार ब्लू एम्पायर को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के बाद उसके हर एक कोने कोने को हथियाने के लिए यहाँ पे मिस जूसी खुद अपनी सेना को लीड करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो जनरल है जब ये नजारा देखता है ना कि यहाँ पे पूरा का पूरा सन एंड मून एम्पायर मेन फोर्स के साथ यहाँ हमारी ओर बढ़ रहा है, तो उसके भी यहाँ पे होश उड़ जाते हैं। और अब नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में पता चलेगा कि आखिर यूहाओ क्या करता है, कैसे ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास को कन्विंस करता है और साथ ही यहाँ पे मिस जूसी का ये जो बोल्ड डिसीजन है आखिर ये कौन सी नई चुनौती या फिर मुसीबत को दावत देता है, ये देखने वाली बात होगी। सो हुमेज, आज
आज का ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है, बट गाइज अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हो मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।